बिना पैशन के जिंदगी अधूरी है। अब मैंने एक वर्ड आपको समझाया, एटीट्यूड। अब मैं दूसरा वर्ड आपको समझा रहा हूँ, आपकी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैशन। चलिए, अभी मैंने आपसे पूछा था कि एटीट्यूड मतलब क्या होता है, फिर आपको बताया। यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो बता सकता है एग्जैक्टली पैशन मतलब क्या होता है? बताइए। वेरी गुड, बैठिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पैशन मतलब होता है जुनून। जो भी आप कार्य करें जुनून की हद तक करें। जो चीज आपने ठान ली उसको पूरा करें। सलमान खान के डायलॉग के तरीके से एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। ऐसा आपका कमिटमेंट होना चाहिए। किसके साथ? स्वयं के साथ, अपने साथ, कि जो मैं कमिटमेंट करूँ उसको मुझे जुनून की हद तक पूरा करना। और इंसान की जीवन कभी भी हमेशा अधूरी होगी अगर उसके अंदर जुनून नहीं होगा। वो तो फिर मुर्दे के समान है। आपकी लाइफ का कोई गोल्स नहीं है, आपकी लाइफ में कोई एम्बिशंस नहीं है, आप बस अपना वक्त काट रहे हो, समय काट रहे हो। तो अगर आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, वो फायर होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। पैशन क्या है, जुनून क्या है? एक बहुत पावरफुल फीलिंग है जो कहीं बाहर से नहीं आएगी, आपको अंदर से स्वयं जगाना है। ये आपके इमोशंस हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका पैशन क्या है। सपोज मान लीजिए आप बी फार्मा के स्टूडेंट हो, तो आपका पैशन होना चाहिए कि हमको मार्केटिंग में जाना है, हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना है, यूनिट के अंदर बहुत सारे अलग डाइवर्सिफाइड जॉब है, इस क्षेत्र में जाना है हमको, ठीक है। तो जब आप अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे फिर आप उस पैशन के पीछे लग जाइए, राइट। अब्दुल कलाम साहब कहते थे बच्चों से, स्टूडेंट से, बच्चों को बहुत प्यार करते थे, कॉलेज में जाते थे तो बच्चों को समझाते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपने देखो सपने देखो सपने देखो, और तब तक सपने देखो जब तक अपने सपनों को सत्य ना कर दो। मीन्स ऐसा तुम्हारे अंदर पैशन होना चाहिए, ऐसा तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए। पहले सपने देखो, बड़ी सोच रखो, बड़े सपने देखो, और बड़े सपने देखने के बाद फिर उन सपनों को कार्य करने के लिए लग जाओ। और तब तक मत रुको जब तक कि वो कार्य पूर्ण ना हो जाए। तो पहले आपको ये तो मालूम हो कि मेरा पैशन है क्या, मुझे क्या करना है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट से बात करो, उनसे पूछो कि आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे, तो स्टूडेंट को ही नहीं मालूम होता है। सर अब कई जगह ट्राई करूंगा जहां हो जाए, ठीक है, तो दैट इज नॉट योर पैशन। किसी भी इंसान को, आपने एक वर्ड सुना होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन। किसी भी इंसान को जॉब सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वो अंदर से खुश होता है। अदरवाइज तो एक मजबूरी है, मजबूरी बस आप कार्य कर रहे हो। खुशी आपको तभी मिलेगी और आप एक्सेल अपने कार्य में तभी करोगे, आप आसमान की ऊंचाइयां तभी छूओगे जब आप उस पैशन को, उसके पीछे भागोगे। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसको अपना पैशन बनाओ और उसके लिए काम करो, तो आप अपने उस क्षेत्र में आप एक्सेल करोगे। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो। अब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हमारे गोल्स हैं हम उनको कैसे पूरा करेंगे। अब आपने पैशन बना लिया, आपने उस पर कार्य करना शुरू किया, लेकिन आपको तो मालूम नहीं कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। तो उसी के लिए क्या होता है कि गुरु होते हैं, उसी के लिए मेंटर्स होते हैं, उसी के लिए आपके टीचर्स होते हैं, उसी के लिए आपके पेरेंट्स होते हैं। तो गुरु वो है जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, जो आपको सही रास्ता बता सके, जिसके पास कैपेबिलिटी हो, कि जिसको नॉलेज हो। तो आप ऐसा गुरु पकड़िए। बिना मेंटोर के कोई भी इंसान दुनिया में ऊपर नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखना।
तो जिसके पास जो आपका पैशन है और उसको आप पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल्स को कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए आप अपने जो आपके टीचर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या जो नॉलेजेबल लोग हैं, आपका दोस्त नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि उसको सिर्फ उतनी नॉलेज है जितनी आपको नॉलेज है। तो दोस्त का सहारा मत लीजिए, अपने मेंटर्स का सहारा लीजिए, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से आगे मूव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ना तो अंडर एस्टिमेट करिए ना ओवर एस्टिमेट करिए। ज़्यादातर लोगों की फेलियर का रीज़न यही होता है, या तो वो अपने को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे छोटा सा मैं आप लोगों से ही संबंधित एग्जाम्पल बताऊंगा। बी फार्मा 4 साल करने के बाद आप जाकर के किसी केमिस्ट की दुकान पर नौकरी कर रहे हैं, तो आप सोचो आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर दिए, फीस के पैसे बर्बाद कर दिए, आप जाकर के वहाँ पर केमिस्ट की दुकान पर जाकर के फार्मासिस्ट की नौकरी कर रहे हो। तो मीन्स आपने अपनी जो वैल्यू है उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आप इजीली समझ सकें, ठीक है। तो ये है अंडर एस्टिमेशन। बी फार्मा 4 साल करने के बाद हम किसी केमिस्ट की दुकान पर उसके अलावा की नौकरी कर रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं, तो डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अब ओवर एस्टिमेट मत करो। फार्मा इंडस्ट्री में एक बी फार्मा की नेशनली बता रहे हैं एवरेज सैलरी है 25,000। कहीं 20 भी मिल सकते हैं, कहीं 26 भी मिल सकते हैं, कहीं 27 भी मिल सकते हैं, लेकिन पूरे कंट्री के अंदर नेशनल फिगर आपको बता रहे हैं कि बी फार्मा करने के बाद जो सैलरी स्ट्रक्चर है, एक स्टार्टर कैंडिडेट को, ये फ्रेशर कैंडिडेट को ऑन एन एवरेज इज 25,000। अब तुम ओवर एस्टिमेट करके बैठे हो नहीं कि मुझे, मैं तो बी फार्मा बहुत बड़ी डिग्री लेकर के निकल रहा हूँ, 40,000 से कम सैलरी में मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा जॉब। तो दिस इज कॉल्ड ओवर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। तो आप अपने आप को ना तो अंडर एस्टिमेट करिए ना ओवर एस्टिमेट करिए, अदरवाइज फिर आपके पास स्किल्स भी होंगी, आपके पास नॉलेज भी होगी, लेकिन आपके पास जॉब नहीं होगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री इतना पैसा दे ही नहीं रही तो आप ओवर एस्टिमेट मत करिए। राइट, मैसेज क्लियर? अब देखिए मैं समराइज करूंगा, मैंने अभी तक आपको क्या बताया। पहली चीज बताई कि सफलता पाने के लिए एटीट्यूड बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अब आपके पास एटीट्यूड तो है, फिर मैंने आपको बताया कि पैशन होना जरूरी है, आपके अंदर वो जुनूनियत होनी चाहिए। पैशन को पूरा करने के लिए किस रास्ते, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ गोल्स अपने मालूम होने चाहिए। गोल्स मालूम हो गए तो उस गोल्स को कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए आपको अपने मेंटर्स को सेलेक्ट करना है कि कौन मेंटर है मुझको मेरे गोल तक पहुंचा सकता है, मेरी मंजिल तक पहुंचा सकता है, कौन मुझे सही रास्ते मार्गदर्शन कर सकता है। राइट, उसके बाद मैंने आपको ये बताया, फिर आप अपने उस गोल्स को पूर्ण करने के लिए काम पे लगिए। अब इसके बाद मैंने अभी आपको ये भी बताया कि आप ना तो अंडर एस्टिमेट करिए ना ओवर एस्टिमेट करिए, सिर्फ बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पर विश्वास रखिए। अब जो अपने आप को बताने जा रहा हूँ ये जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिस पर, क्योंकि आप अभी बच्चे हो, अभी आप इतने मैच्योर नहीं हो, अभी आपने दुनिया नहीं देखी है, तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सफलता का बहुत, जैसे एटीट्यूड मूल मंत्र है, वैसे ये सफलता का मूल मंत्र है जो आपको बताने जा रहा हूँ। कर्म और धर्म का अगर समावेश नहीं होगा तो इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। कर्म में जो आप कार्य करते हैं, एक मजदूर बेचारा सुबह आ जाता है अपनी ड्यूटी पर 9 बजे और शाम को 6 बजे तक गिट्टी कूटता रहता है, देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या वो एक सफल इंसान है? शाम को 6 बजे उसका जो
मालिक होता है या ठेकेदार होता है, उसको मजदूरी दे देता है। कितना कर्म कर रहा है, उससे ज्यादा तो कर्म कोई नहीं कर सकता। चाहे वो लेबर हो, एक धोबी जो हो, कितनी मेहनत करता है, जाकर के कपड़े धोता है, प्रेस करता है, फिर आप तक पहुंचाता है, लेकिन क्या उसको आप सफल इंसान बनेंगे? नहीं। तो सिर्फ कर्म से काम नहीं चलेगा। अब दूसरी तरफ ले लेते हैं धर्म। मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी सुबह से लेकर के शाम तक राम 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 करता है, क्या वो सफल नहीं मांग रहा है? क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ धर्म के रास्ते पर चल रहा है, भगवान का नाम लेता है। इसीलिए क्या कहा, दोनों एग्जाम्पल आपको बताए कि सिर्फ अकेले कर्म करोगे तो सफल नहीं होगे, और सिर्फ अकेले धर्म करोगे तो सफल नहीं होगे। यही गीता का ज्ञान है, यही भागवत गीता में लिखा हुआ है, यही कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को कि अर्जुन कर्म करो। और क्यों कर्म करो? क्योंकि तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए कर्म करो। अब दूसरी तरफ देखिए, दुर्योधन ने कर्म तो किया लेकिन अधर्म का साथ दिया, 5 गांव भी देने से पांडवों को मना कर दिया। तो जब अधर्म का साथ दिया, कर्म किया, तो उसका नतीजा क्या मिला? फेलियर। तो कर्म और धर्म दोनों का समावेश, बैलेंस बना करके ही अगर आप लाइफ में चलेंगे, तभी जीवन में आप सफल हो सकेंगे। ये बात बैठा दीजिए दिमाग में, कोई नहीं बताएगा आपको। और क्योंकि अभी आपकी एज भी नहीं है, लोग कहते हैं कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब सत्संग करेंगे। आपने सुना भी होगा, सत्संग करने तक जब जाते हैं तब, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि रिटायर होने पर सत्संग करोगे? सत्संग माने अच्छों का साथ, सत माने अच्छा, संग माने साथ। तो अच्छों का साथ तब करोगे जब तुम्हारी जिंदगी 3/4 निकल चुकी होगी। अभी क्या करोगे? कुत्संग करोगे। सत्संग का उल्टा कुत्संग मीन्स खराब लोगों का साथ। तो सत्संग 1-2 साल का बच्चा भी कर सकता है और करना चाहिए, उसके लिए वो नहीं है कि हम रिटायरमेंट के बाद या हम जब काम नहीं होगा, बूढ़े हो जाएंगे, तब हम सत्संग करेंगे, तब हम भगवान का नाम लेंगे। क्योंकि आपको जीवन में आज सफल होना है। तो अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको कर्म और धर्म के रास्ते पर चलना होगा। भागवत गीता में लिखा हुआ है, योग कर्म सुकौशलम, और ये IIT खड़गपुर का मोटो है। यही मोटो है। IIT खड़गपुर ने इन 3 शब्दों को अपना मोटो बना करके दे अपना ऑब्जेक्टिव बन गया कॉलेज का। तो ये शब्द क्या है? 3 शब्दों में बटा हुआ है। योग यानी योग, कर्म माने एक्शन, सुकुशलम यानी कि कुशलता पूर्वक काम करना। तो देखिए इन 3 शब्दों का क्या मानना है? ये अगर आप ईश्वर को साथ लेकर के जो भी कार्य करोगे, वो कार्य हमेशा सकुशल होगा, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मैसेज क्लियर? ये एक छोटी सी मैंने प्रेयर लिखी है आपके हित के लिए। दिस इज अ प्रेयर। ये प्रेयर है, ये भावना है, ये फीलिंग है जो आपको अपने अंदर बना करके रखना है। पहली लाइन क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम which God and I cannot solve together। ऐसी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है जो मेरा भगवान और मैं सॉल्व ना कर सकूं। There is no burden, ऐसा कोई बोझ नहीं है जो मेरा भगवान और मैं दोनों मिलकर उठा ना सकूं। पहला
कोई भी दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है जो मेरा भगवान और मैं मिल करके उसको सॉल्व ना कर सकूं, और ऐसी कोई भी बोझ नहीं है जो मेरा भगवान और मैं मिल करके उसको उठा ना सकूं। और देयर इज नो सिचुएशन विच गॉड एंड आई कैन नॉट हैंडल टुगेदर। ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, सिचुएशन नहीं है कि जो मेरा भगवान और मैं मिल करके उसको हैंडल ना कर सकूं। आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद से, ईश्वर की मेहरबानी से, आई एम गोइंग टू हैव अ ट्रूली वंडरफुल डे। आज ईश्वर की मेहरबानी से मेरा आज दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। ऐसा आपके मन के अंदर हर समय विचार आना चाहिए। हर लाइन में आप देखिए गॉड पहले, आप बाद में, क्योंकि ईश्वर हमेशा पहले होते हैं, आप बाद में होते हैं। क्योंकि आपको जो कुछ भी करना है, जो भी करेंगे, वो ईश्वर की मदद से ही करते हैं। राइट? मैसेज क्लियर? अगर किसी के पास पेन हो तो आप लिख सकते हैं इस प्रेयर को, और अगर आप इस प्रेयर को रोज करते हैं तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। जब आपकी हैबिट में आएगा, आपके वो कैरेक्टर में शामिल हो जाएगा, फिर आपको उसके लिए एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा। रोज आप ये अपने प्रार्थना कर सकते हैं। सुबह जब आप नहा धो करके कॉलेज के लिए आ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप सिर्फ अपना 2 मिनट ये इस पूजा को करिए और दिल से करिए। इससे क्या होगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ईश्वर को साथ लेके जाइए। कॉलेज जा रहे हैं, ईश्वर को साथ लेके आइए। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ईश्वर साथ लेके जाइए, आपको कभी भी रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। कुछ भी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, ईश्वर को साथ लेके जाइए। द्रौपदी को कृष्ण ने जब भरी सभा में बचाया चीरहरण होने से, उसके बावजूद भी द्रौपदी नाराज थी कृष्ण से। तो कृष्ण तो भगवान है, मन की बात जान लेते हैं अपने हर एक इंसान, अपने भक्तों की। तो कृष्ण ने पूछा द्रौपदी से कि तुम अब भी क्यों नाराज हो? तो द्रौपदी ने कहा, आप आकर के मुझको बचा सकते थे जब, तो आपने ऐसा होने ही क्यों दिया? ऐसी सिचुएशन ही नहीं लाने देते कि ऐसी महापरिस्थिति पैदा होती, तब आप क्यों नहीं आए? तो बहुत प्यारा जवाब दिया कृष्ण ने। कृष्ण ने कहा, तब तुमने मुझे बुलाया नहीं था। जब तुमने मुझे बुलाया मैं आ गया। तो ईश्वर तभी पहुंचते हैं जब आप बुलाते हैं। मैसेज क्लियर? बिना बुलाए नहीं आए, उनके पास टाइम नहीं है, तो सही भक्तों के पास पहुंचे। अगर आप बुलाओगे कि हे ईश्वर, आज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, अपने जीवन का पहला इंटरव्यू देने जा रहा हूं, आप मेरे साथ जरूर रहिएगा, वो आपके साथ रहेंगे। जब भक्ति एंटर्स इन वर्क, देन वर्क बिकम्स कर्मा। वर्क विद भक्ति एंड रिक्वेस्ट गॉड टू बी विद यू, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देखिए, एक जल यानी कि पानी को जब आप ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तो फिर कहते हैं चरणामृत हो गया। पानी का नाम बदल करके चरणामृत हो गया। उसी फल को, जो सेब, केला, वो जब भगवान के चरणों में रख देते हैं तो कहते हैं प्रसाद हो गया, उसका नाम ही रूप बदल जाता है। उसी तरीके से हमेशा ये सोचना कि जब फल का नाम बदल करके, अब वो फल का नाम नहीं रहा, केला रहा, ना ही ऑरेंज रहा, ना सेब रहा, वो क्या हो गया? वो प्रसाद हो गया।
वो पानी जो था न जल रहा, न पानी रहा, न नीर रहा, अब क्या हो गया? चरणामृत बन गया। उसी तरीके से जो तुम कर्म करोगे, अगर उस कर्म को भक्ति के साथ करोगे तो आप समझ सकते हो कि वो आपकी जो भक्ति के साथ जो भी कार्य करोगे वो कर्मा बन जाएगा, वो कर्मा बन जाएगा। तो भक्ति के साथ कार्य करो, ईश्वर को हमेशा अपने साथ लेकर के चलो। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो अगर आप जैसे जानते हैं कि अगर लोहे का इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाती है, सब नो। उसी तरीके से अगर पानी है, स्टिल है, चलायमान नहीं है, तो उसमें बदबू आने लगेगी। यस या नो? उसी तरीके से अगर अपने आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका दिमाग भी बेकार हो जाएगा, कार्य करना बंद हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। इसीलिए अपने दिमाग को भी हर समय चलाते रहना है आपको। अपने दिमाग का इस्तेमाल भगवान ने आपका दिमाग आपके शरीर में दिया है, उसको अच्छे विचार लाओ, पॉजिटिव थॉट लाओ, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो। यही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप आसमान की ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयां मीन्स सफलता, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो पहले आपको जमीनी लेवल पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर इंसान, दुनिया में ऐसा कोई भी शॉर्टकट मेथड ईश्वर ने बनाया ही नहीं कि आप रातों रात रईस बन जाओ, या आप रातों रात पैसे कमाने लगो, या रातों रात सक्सेसफुल हो जाओ। और अगर नहीं मानते हो तो आप एग्जाम्पल देखिए एरोप्लेन का। जब एरोप्लेन चलता है तो पहले रेंगता है, उसके बाद रेंगने के बाद फिर स्पीड से दौड़ता है, फिर उसके बाद जमीन को छोड़ता है, फिर आसमान पर पहुंचता है। ये प्रक्रिया है और यही हमारे जीवन की भी प्रक्रिया है। अगर आप आसमान की ऊंचाइयों पर सक्सेस पाना चाहते हो तो पहले आपको जीवन में सफलता पाने के लिए जमीन पर आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा। और दुनिया में जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके सामने हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो कोठारी हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, या कोई भी जितने भी सफल लोग हैं जिनका नाम आपने सुना हुआ है, चाहे वो मैनकाइंड हो, चाहे वो कोई हो एक्सपर्ट है, तो बिना कहावत है कि बिना जब तक आप पत्थर को तराशोगे नहीं, हीरा नहीं बनेगा। तो आप एक पत्थर हो, आप एक रॉक, पत्थर से मेरा मतलब रॉक हो। तो आपके जो गुरु हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको तराश करके आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, आपको काबिल इंसान बनाते हैं। उसके बाद जब आप अपने जॉब जाते हो, कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पर आपके मैनेजर्स आपको तराशते हैं, आपको एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनाते हैं, आपको एक अच्छा वर्कर बनाते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको स्किल्स देते हैं। तो ये अगर आप जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहते हो तो आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वर्क वर्क वर्क, ठीक। अकबर के 9 रत्नों में चलिए, अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न आपने नाम सुना होगा, तानसेन। तानसेन एक बहुत बड़े संगीत गायक थे और उनके बारे में कहा जाता था कि जब वो संगीत की धुन छेड़ देते थे तो बारिश तक हो जाती थी और बंद दिए उसमें से चिराग जल जाते थे। तो एक बार अकबर ने तानसेन से कहा कि तानसेन तुम इतना बेहतरीन गाते हो, तो तुम्हारे जो गुरु हैं वो कितना बेहतरीन गाते होंगे जिससे तुमने शिक्षा ली, क्योंकि बिना मेंटोर के दुनिया के अंदर कोई कुछ नहीं बना। ये ध्यान रख लीजिएगा, इसको भी आप बांध करके अपने साथ लेके जाइए। गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये आप छोटे क्लास नहीं पढ़ा होगा। भगवान और गुरु दोनों में गुरु का स्थान बड़ा है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही आप भगवान का दर्शन पाते
उसको सही मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स, फॉर योर मेंटर्स, क्योंकि आपकी जीवन वही बनाएंगे, वही आपको आपके पैशन तक पहुंचाएंगे। तो तानसेन ने, अकबर ने इच्छा व्यक्त की कि तानसेन मुझे अपने गुरु से मिलवाओ। तो तानसेन ने कहा कि गुरु तो कभी भी शिष्य के पास आते नहीं, अकबर अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपको उनके पास चलना पड़ेगा। तो अकबर जो थे, बिना अपना एक्चुअल रिवील किए हुए कि हम सम्राट हैं, वो तानसेन के साथ गए वेश बदल करके। तो तानसेन ने कहा कि गुरु से हम कैसे ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि राजा आए हैं, या क्योंकि वो तो बता रहे नहीं है कि आप अपनी ये यहाँ पर इनकी उपस्थिति है क्योंकि ये आपका गाना सुनना चाहते हैं, आपका संगीत सुनना चाहते हैं। तो तानसेन ने जान के क्या किया कि गाना शुरू किया अपने गुरु के चरणों में, और उन्होंने जान करके उसमें त्रुटियां की, गलतियां की। तो गुरु ने फिर कहा नहीं तानसेन ऐसे नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे गाना है। तो गुरु ने जब गाया तो वहां पर तो माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कोई रूहानी माहौल हो। तो अकबर ने बहुत आनंद लिया। फिर उसके बाद वहां से विदा लेकर के तानसेन के साथ वापस अपने पैलेस की तरफ वापस चलने लगे। तो रास्ते में अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, मैं तो अभी तक यही समझता था, गलतफहमी में था कि तुम बहुत बड़े गायक हो, बहुत बड़े संगीतज्ञ हो, तुम्हारे गुरु तो तुमसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो देखिए तानसेन ने कितना प्यारा जवाब दिया। तानसेन ने कहा महाराज, जो मैं गाता हूं वो मैं हिंदुस्तान के सम्राट के लिए गाता हूं, उसकी खुशी के लिए गाता हूं, लेकिन जो मेरे गुरु गाते हैं वो तो दुनिया के सम्राट के लिए गाते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है वो हमसे अच्छा बेहतर गाएंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल क्यों बताया, क्योंकि जब आप कोई भी कर्म करते हैं और ईश्वर के चरणों में रख करके करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं, तो उसकी सफलता कुछ और ही होती है। एक ब्लेड बहुत धारदार होता है, बहुत धार होती है ब्लेड के अंदर। जरा सा आपकी उंगली में लग जाए, आपकी उंगली कट जाती है, उसमें से खून निकल जाता है। ब्लेड से आप पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन ब्लेड से पेड़ नहीं काट सकते इतना धार होने के बावजूद भी। और कुल्हाड़ी से आप अपनी दाढ़ी नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी कितनी तेज होती है, इतने बड़े पेड़ को काट के टुकड़ों कर देती है, लेकिन आप अपनी दाढ़ी नहीं काट सकते। इसी तरीके से हर एक चीज का अपनी अहमियत है, आपकी भी अपनी अहमियत है। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है। आपको अपने बारे में सोचना है, दूसरे के बारे में सोचिए, क्योंकि हर एक इंसान जब जन्मा है वहां पर उसके रहन सहन का एनवायरनमेंट अलग रहा है, तो उसकी शिक्षा अलग तरीके से हुई है। तो जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है। तो कंपेयर मत करिए, अपनी बर्थ को समझिए और उसके लिए कार्य करिए। मैसेज क्लियर? अब फिर से समराइज करूंगा। सॉरी, हमारी तरफ थोड़ा खराब है आज। अब मैं फिर से समराइज करूंगा। पहले मैंने आपको बताया कि आपकी सफलता का मुख्य रीजन क्या है, एटीट्यूड। अगर आपकी सोचने का नजरिया सही रहेगा तो आप सफल रहोगे। दूसरा आपने बताया कि सफलता पाने के लिए पैशन बहुत जरूरी है, जुनूनियत की हद तक आपको काम करना है। तीसरा जो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी आप कार्य करें तो ईश्वर को साथ में करके चलें। बिना ईश्वर के, बिना कर्म और धर्म के आप बिल्कुल बेकार हो, इनका भी नहीं, कुछ नहीं हो। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो,
में आपका बहुत इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, इंटरव्यूअर के पास आप सामने बैठोगे, उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, आप बता नहीं पाए, आप रिजेक्ट हो गए और आपसे वीकर कैंडिडेट जीत गया। उसका कारण ये था कि आप ईश्वर को साथ लेके नहीं गए, ठीक है, धर्म के रास्ते पर नहीं चले थे, आपके मन में ईश्वर की कोई वैल्यू नहीं थी। और मेरा कहने का यहाँ पर जो बैठे हैं, जाति से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी जाति हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप पारसी हो, आप जैन हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको साथ लेकर के जाना है, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ। तो ये तीन चीजें सफलता पाने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इंटरवल है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। फिर अब जिस सब्जेक्ट में हो, ये बेस था, बिना इसके आप अधूरे, मैं आपको कुछ भी बता दूँ, अगर ये आपके पास तीन चीजें नहीं है तो बाकी आगे आने वाली चीजें सब वेस्ट है। अब जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो सब्जेक्ट में बताऊंगा कि आपसे क्या, आपके पास क्या स्कोप से बी फार्मा करने के बाद इंटरव्यू कैसे फेस करना है, आपको क्या स्किल्स आपको जरूरत है, वो सब मैं आपके अभी डेवलप करूँगा, ठीक है। और अभी यहाँ तक जितनी बताया, अगर कोई मन में क्वेरी हो पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, जबरदस्ती भी नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा 25 से स्टार्टिंग होता है, मैंने कहा था ऑन एवरेज सैलरी है कि कहीं आपको 20 भी मिल सकते हैं, कहीं 18 भी मिल सकते हैं और कहीं 28 भी मिल सकते हैं, तो एवरेज 25 पर, कहीं 28 और 30 भी मिल सकते हैं। सर मतलब जैसे कोई लगता है वो बैचलर करता है, फिर वो मास्टर्स करता है, ठीक है, मे बी वो मास्टर्स करने के बाद वो इंडस्ट्री में आता है, लेकिन उसकी सैलरी इसी का असर। हाँ, अगर वो देखिए बी फार्मा और एम फार्मा, अगर बी फार्मा करने के बाद आपने एमबीए कर लिया, वो अभी जब हम सब्जेक्ट बना के तब ले लेंगे, सब्जेक्ट अभी आगे से रिलेटेड बताइए। नहीं, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो इसके बाद जो आएगा सब्जेक्ट उसमें आएगा ये क्वेश्चन आपका। अभी तो हमने सिर्फ तीन चीज, एटीट्यूड, पैशन और उससे रिलेटेड पूछा, ठीक है, बैठिए, क्योंकि हम कब सारे उसके ये दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, कोई इधर कुछ कह रहा था, एट द बैक कोई आपके मन के अंदर कोई भी बात, आगे बढ़ो। हाँ बताइए, आप कुछ ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बैठिए। मेरे पास इंटरव्यू के लिए जब कैंडिडेट आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स आपकी स्ट्रॉन्ग, आपकी ताकत क्या है। तो अगर गलती से भी कोई कैंडिडेट कह देता है कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, तो मैं उसको कभी भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी निगाह में सिर्फ दो हार्ड वर्कर हैं इस धरती पर, एक गधा और दूसरा गिट्टी कूटने वाला मजदूर। तो अब तुमको डिसाइड करना है कि तुम इस कैटेगरी में अपने आप को लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। ऑलवेज बी इंटेलिजेंट वर्कर, डोंट बी हार्ड वर्कर, क्योंकि हार्ड वर्कर वो होता है जो सिर्फ सवेरे मोजा पहन करके, जूता पहन करके घर से निकल जाए और शाम तक दिन भर घूमता रहे और प्रोडक्टिविटी जीरो हो। तो ऐसे हार्ड वर्किंग करके क्या करना, किसी भी कंपनी को ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए होते। कंपनी को चाहिए प्रोडक्टिव वर्कर। तो इंटरव्यू में कभी ये मत बोलो आई एम अ हार्ड वर्कर, बोलो सर आई विल प्रूव टू आई एम अ इंटेलिजेंट वर्कर एंड फॉर यू आई विल प्रूव टू बी अ प्रोडक्टिव वर्कर। तुरंत आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयर को ये एश्योर कर रहे हैं कि मैं एक इंटेलिजेंट वर्कर हूँ, मैं
कम समय दे करके ज्यादा आउटपुट निकाल सकता हूँ। आई एम इंटेलिजेंट वर्कर एंड आई प्रूव टू बी अ प्रोडक्टिव वर्कर। हर एक इंसान को प्रोडक्टिविटी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट भी क्यों ना हो, प्रोडक्टिविटी चाहिए। आप सुबह से लेकर के अपनी माँ को, पिता को बेवकूफ बनाने के लिए किताब खोल के बैठे रहो घर में। वो तो समझ रहे हैं कि बेटा मेरा कितना मेहनत करता है, कितना पढ़ रहा है, इस बार तो टॉप करेगा ही करेगा। और जब रिजल्ट आता है तब मालूम चलता है कि कितना टॉप किया। ठीक है, तो सुबह शाम पढ़ने से नहीं कोई टॉपर बन जाएगा। आप कितना उसको ग्रैस कर रहे हो, कितना आप ले रहे हो उससे, किताब से कितना आप सीख रहे हो, आप दिल से कितना पढ़ाई कर रहे हो, उसी तरीके से आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपका क्वेश्चन की आंसर हो गया? ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन सर, आपने जो बताया प्रेजेंटेशन, वो कहा था कि ईश्वर को साथ लेकर चलो, ईश्वर को साथ लेकर चलो। जो व्यक्ति नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसके लिए क्या रास्ता? तो यही तो बताया, वो फेलियर के रास्ते पर चलेगा। ये तो क्लियर किया कि अगर आपको सफलता पाना है तो जो नास्तिक व्यक्ति है वो कहाँ सफल है? दुर्योधन सफल हुआ? आप बताओ। नास्तिक का मतलब दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण तेरी जरूरत नहीं मुझे। कृष्ण को कहा तेरी जरूरत नहीं है मुझे, मेरे पास तो सारे राजा योद्धा इतने सब कुछ है मेरे पास। ठीक, और अकेला अर्जुन के पास एक ही तो था कृष्ण। और दुर्योधन को एक गलत फहमी हो गई कि कृष्ण तो लड़ेंगे भी नहीं, वो तो सिर्फ रथ चलाएंगे, वो तो सिर्फ सारथी का काम करेंगे, उनका तो कोई वजूद ही नहीं है, वो तो किसी को मारेंगे भी नहीं। लेकिन जिसके साथ ईश्वर होगा उसका कोई भी नहीं बिगड़ सकता। यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहे हैं? सफलता और असफलता, सक्सेस और फेलियर। तो उसके लिए 3 चीजें बता दी। एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, पैशन रखो, ईश्वर को साथ लेके चलो। तो ईश्वर को साथ लेके चलोगे तभी सफल रहोगे, नहीं तो फिर आप उसी कैटेगरी में चले जाओगे। मत मानो, इसने कहा मानो। ठीक है, आपका आंसर हो गया? मतलब मैं दे पाया नहीं दे पाया? आप ये तो बता रहे कि सब जो होता है पॉजिटिव ग्रोथ कैसे करें? कैसे? ऐसे नहीं करें तो सर दोनों पे जो साथ हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको। ये आपने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। बैठिए, मैं जवाब दूंगा। आप खुद सोचिए कि परसेंटेज सफल लोगों की बहुत कम होती है। ये वही सिर्फ होते हैं जो अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रख पाते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कि 100% सारे अपने 100% एटीट्यूड को पॉजिटिव ही रख पाएगा। इसीलिए क्या है, आपको जीवन की वार जीतनी है, बैटल नहीं जीतनी है। मेरे शब्दों को समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक युद्ध के मैदान में जब युद्ध चलता है तो किस देश ने जीता उसको कहते हैं वॉर। बीच में बहुत सारी बैटल्स होती हैं, बहुत सारे हमारे सैनिक हताहत होते हैं, बहुत सारे मारे जाते हैं। तो वो बैटल्स है, छोटी छोटी बैटल्स होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो जीत गया लास्ट, वो वार जीत गया। उसी तरीके से एग्जैक्टली ऐसे ही आपकी जिंदगी है। तो आपको अपनी जीवन की जो लड़ाई है, जो आपके गोल्स हैं, उसको अचीव करना है। बीच में आपको परेशानियां बहुत सारी आएंगी, बीच में बाधाएं बहुत सारी आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे तो बाधाएं कुछ नहीं आएंगी, बस आपको तो सीधे सक्सेस मिल जाएगी। अब ये 3 चीजें लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या एटीट्यूड सब, जैसे मैंने कहा कि एटीट्यूड को पॉजिटिव और नेगेटिव रखना आपके अपने हाथ की चीज है। मैंने कहा अपने हाथ की चीज है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या ये इतना आसान है? तो उसका आंसर है नो, आसान नहीं है। उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पर। अगर हम आपको, क्योंकि आई हैव एक्सपर्टीज ऑन दिस सब्जेक्ट, अगर हम आपको बताने बैठेंगे तो अगले से 3-4 मिनट में हमें आपको प्रिंसिपल्स समझाने पड़ेंगे।
हमने आपको सिर्फ मोटी चीज़ें समझाई हैं कि आप इसको अंडरस्टैंड करिए। आपको प्रूफ करके बताया कि अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, बस ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उसके लिए फिर प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत सारे कि चेंज, फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव, वहाँ से अपना ध्यान हटाइए, पॉजिटिव की तरफ देखिए, तमाम चीज़ें। तो इट विल टेक बहुत लंबे सेशन होते हैं। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव आएंगी हमारे जीवन में, हमें वहाँ से ध्यान को हटाना है, पॉजिटिव की तरफ देखना है और हमें सफलता के रास्ते पर चलना है। अच्छे लोगों का साथ रखिए। अगर आपने अपना एनवायरनमेंट गलत बना दिया तो ये समझिए कि फिर सक्सेस नहीं होगी। एनवायरनमेंट कहाँ से मिलता है? दोस्तों से, किताबों से, पिक्चर से। अगर आपके दोस्त गलत हो गए आपके साथ, कॉलेज जितने भी स्मोकर्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, एल्कोहलिक होते हैं, वो सब कॉलेज में ही बनते हैं। एक बार अगर आपने अच्छी ज़िंदगी जी करके कॉलेज से बाहर निकल गए, आपको दुनिया का कोई भी आदमी सिगरेट नहीं पिला सकता, आपको कोई भी ड्रिंक नहीं, एल्कोहल नहीं पिला सकता। ये टेंडर एज है आपकी, ये बहुत मासूम एज है। तो अगर आपका दोस्त गलत हो गया तो आपको बिगाड़ देगा, खत्म कर देगा। तो अच्छे लोगों का साथ रखिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे विचार वालों के साथ बैठिए, तो आप जीवन में हमेशा अच्छे बनेंगे, सफल। एनीथिंग एल्स? ओके, लेट मी प्रोसीड। देखिए, मेरा कार्य तो जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि मैं टाइम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, जो 28 साल पुरानी कंपनी है, मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और कंपनी को लॉन्च किया मैंने और आज 28 साल से सक्सेसफुली कंपनी वर्क कर रही है। इसके अलावा मेरा भी एक पैशन है। पैशन ये है कि आपके जैसे जो बच्चे हैं वो सफलता की राह पर पहुँच करके और अपने जीवन को सफल बनाए, ये मेरा पैशन है। क्योंकि जो कुछ भी मुझे अचीव करना था फाइनेंशियली, वो सब कर लिया। तो अब क्या है कि ये मेरा पैशन है कि मैं आप लोग, जब भी मुझे कोई भी कॉलेज से इन्विटेशन आता है या कोई बुलाता है, तो मैं अपना इसको प्लेजर समझता हूँ, इसको मैं बोझ नहीं समझता हूँ। मुझे खुशी होती है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे बुलाया, और मैं अपने आप जैसे बच्चों को अगर कुछ भी दे सकूं और जिससे कि आप जीवन में सफल बन सको, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा, राइट? तो अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत हो अपने ड्रीम्स मीन्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप जब भी मुझसे बात करें, सिर्फ इतना ही बस इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि मैं आप में से किसी का नाम नहीं जानता हूँ। सिर्फ आपको इतना बताना है कि सर मैं डीजे कॉलेज से मोदी नगर से बोल रहा हूँ, बस इतना सा इंट्रोडक्शन वो मैं बोलूँगा। 9891016444 9891016444। कोई भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि बिना मेंटोर के, बिना किसी गाइडेंस के आप अपने गोल्स नहीं पूरे कर सकते। तो अगर कभी भी आपको कोई क्वेरी होती है आपको अपने गोल्स पूरे करने में, तो मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, राइट? क्लियर नंबर? अब अगले आधे पौन घंटे में ये दो सब्जेक्ट हैं जिस पर मैं बात करूंगा आपसे। पहला सब्जेक्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फार्मा इंडस्ट्री फ्रॉम न्यू कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स। आप सभी कैंडिडेट्स हैं, कल इंटरव्यू देंगे आप, या जब भी आगे आप इंटरव्यूज देंगे तो आप कैंडिडेट्स हैं कंपनीज के, और यहाँ पर आप स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के। तो फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि आप बी फार्मा करने के बाद या डी फार्मा करने के बाद हर बच्चा इसलिए बी फार्मा डी फार्मा करता है क्योंकि आप फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज्वाइन करना चाहते हैं, एरियाज कोई भी हो। तो आपसे फार्मा इंडस्ट्री की अपेक्षाएं क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा।
सर के साथ मैं यही बात डिस्कस भी कर रहा था कि जो फार्मा इंडस्ट्री इस समय सबसे बड़ी जो समस्या फेस कर रही है और ये एक चैलेंज होता है, वो होता है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका इंटरव्यूअर एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेगा, बी फार्मा से डी फार्मा से रिलेटेड पूछेगा। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जो इंटरव्यूअर होता है वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होता है, बहुत रिच एक्सपीरियंस होता है। आप एक तरीके से समझिए कि उसके लिए बच्चा है, वो आपसे बात इस तरीके से करेंगे कि आपको एहसास भी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस रिवाइज किए जाते हैं, आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपके अंदर की सारी चीज़ें आपकी मालूम चल जाएगी, या आप किस टाइप के इंसान हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है, और आपके सोचने मतलब कि आप किस तरीके से लाइफ को लेते हो, सोचते हो, और आपकी नॉलेज लेवल क्या है, सारी चीज़ें जानते रहते हैं। तो आपको भी बहुत स्मार्ट रहना है इंटरव्यू देते समय, तो वो हमारे आपको स्किल सिखाएंगे कि हाउ यू शुड एक्ट स्मार्टली। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चलिए बात करते हैं, अभी मैं इसमें आ जाता हूँ, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हैं मैं उनसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, एंटीपायरेटिक माने क्या होता है? जिसको आता है सिर्फ वो हाथ ऊपर करेगा, बोलना नहीं है, हाँ हाथ ऊपर कर सकते हैं। यहाँ जितने बच्चे हैं उनमें से जिसको मालूम है एंटीपायरेटिक माने क्या होता है वो हाथ ऊपर करिए। This was I was discussing with you. This is the basic problem which we are facing. Out of so many children, just one boy, he raised his hand. Right? यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है, मैं किसी का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई टेस्ट ले रहा हूँ तो पूछना नहीं करती, मैं सिर्फ क्योंकि कुछ पूछने के उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, है ना। मेरा मकसद कोई प्रश्न आपसे पूछना नहीं, उसका मुझे आंसर भी नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये आपको रियलाइज करवाना है, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट सिर्फ एक थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोडियंस बताइए क्या? कोई भी एक थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोडियंस बताइए। अच्छा, कोई कैंडिडेट एक क्विनोलोन बता दीजिए, क्विनोलोन क्या होता है? एंटीबायोटिक। आपकी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नहीं, बैठिए। डॉक्सी आपने बोला, डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन पंप करने होती है, टेट्रासाइक्लिन। मैं किसी से यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, आप आंसर भी चाहिए, आंसर भी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आपने बताया तो गलत है, राइट? हाँ, आप कुछ हाथ ऊपर कर रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे। एमोक्सिसिलिन, तो सिर्फ हमने ये प्रश्न सिर्फ ये पूछने के लिए पूछा था कि आपको बताने के लिए कि जब ऐसा कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। अगर इतने सारे बच्चों में सिर्फ एक बच्चा बताएगा कि एंटीबायोटिक माने क्या है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। कि कैंडिडेट जो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा कि 4 साल बी फार्मा करने वाले बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि एंटीबायोटिक माने क्या होता है। जो दवाइयाँ बुखार उतारने के लिए जाती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा आपको, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में नहीं। फीवर को उतारने के लिए जो दवाई जाती है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। तो जब आपको अब इंटरव्यूअर आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि भाई प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है बताओ, कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि
इंटरव्यूअर जो होता है उसको मालूम होता है कि आप एक अच्छे हो उसके लिए, वो हमेशा दिमाग में रखता है इंटरव्यूअर कि आप अच्छे, आप लेमैन हो, आप एक रॉ हो। लेकिन छोटे छोटे तो आपसे पूछना उसका लगता है ना कि भाई आपको बेसिक नॉलेज भी है कि नहीं, कि बेसिक भी नहीं मालूम है। आप एक फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रहे हो, आप पढ़ाई उसी चीज़ की कर रहे हो और आपको नहीं मालूम कि टेट्रासाइक्लिन किसे कहते हैं, आपको नहीं मालूम क्विनोलोन किसे कहते हैं, आपको नहीं मालूम थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, ऐसे समझिए। तो ये बेसिक चीज़ें, कठिन चीज़ें कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। आपकी बेसिक नॉलेज पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि हम तो उनको अपने तरीके से फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे, कॉलेज में जो पढ़ के आया कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कंपनी को मालूम है कि फार्माकोलॉजी तो अब हम पढ़ाएंगे, एक्चुअल फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो लेकिन बेसिक अगर नहीं मालूम होगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, तो फिर हम आगे कैसे, कोई कंपनी क्या पढ़ा पाएगी, क्या पढ़ाएगी? ठीक है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को सार्थक तब कर पाओगे जब तुम नॉलेज गेन करोगे। और यही फार्मा इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री इस समय प्रॉब्लम फेस कर रही है। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री क्या चाहती है कि जो बच्चे हमारे पास आए, जिनको हम जॉब दे रहे हैं, उनको बेसिक्स जरूर मालूम। तो मत पढ़ो सिर्फ एग्जामिनेशन मत दो सिर्फ पास होने के लिए, मार्क्स लाने के लिए, डिग्री लाने के लिए, पढ़ो नॉलेज गेन करने के लिए। इसलिए पढ़ो कि नॉलेज गेन करना, और नॉलेज जिसके पास है आप समझिए वो कभी जीवन में भूखा नहीं मर सकता। जिसके पास नॉलेज है वो कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकता। तो नॉलेज गेन करो। अब दूसरी जो फार्मा इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए दो चीजें होती हैं, हमेशा उसमें कंफ्यूज कभी मत हुआ करिए। एक होती है लैंग्वेज, एक होती है कम्युनिकेशन। जब मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं तो इंग्लिश बहुत वीक होती है। जरूर तो नहीं कि सब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ कर के आए, सब पब्लिक स्कूल के पढ़ के आए। तो ऐसा तो नहीं कि जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया या यूपी बोर्ड से आया तो उसको अगर उसके अंदर कैलिबर है तो उसको चांस नहीं दिया है, उसकी इंग्लिश वीक है। तो हम हमेशा बच्चे को ट्रेनिंग में कहते हैं कि बेटा तुम्हारा कस्टमर डॉक्टर्स है, वो इंग्लैंड से नहीं आया, अंग्रेज नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह हिंदुस्तानी है, वो भी हिंदी समझता है, लेकिन उस भाषा में बात करो जिस पर तुम्हारा कमांड हो। भाषा सही होनी चाहिए। यूपीएससी में आप सोचिए कलेक्टर बन करके आता है, वो हिंदी में इंटरव्यू देता है, क्योंकि सरकार ने उसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का बच्चा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। बिहार के मैक्सिमम बच्चे ही यूपीएससी क्रैक करते हैं, और बिहार और इंग्लिश इन दो का नाता ही नहीं। अगर बिहार में रहो तो उसको इंग्लिश के एक्सेंट में बोलने इम्पॉसिबल। लेकिन सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस वहीं से बन के निकलते हैं। तो मैसेज क्या है आपके लिए कि भाषा कोई भी हो, आप बंगाली बोलते हो, आप उर्दू बोलते हो, आप हिंदी बोलते हो, आप इंग्लिश बोलते हो, लेकिन बोलो सही, बात दिल से दिल तक पहुंच जाए। ठीक है ना? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल इंडस्ट्री के, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये पुरानी कहावत भी है, बच्चा 1 साल में बोलना सीख जाता है। जब पैदा होता है उसके 1 साल बाद बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है। कैसे बोलना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे बोलना है। उसके लिए हम लोग सेलिंग स्किल्स की क्लासेस कंडक्ट करते हैं।
कैंडिडेट्स को जो ट्रेनिंग देते हैं बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है, उसमें हम सिखाते हैं कैसे बोलना है, कि अपने कस्टमर्स को किस तरीके से बात करनी है कि आपकी बात का वो बुरा ना माने और आप जो बोलें वो बात उन तक बहुत ज़्यादा तक पहुँच जाए। तो ये सेलिंग स्किल्स होती है। तो इंटरव्यू भी जब आप दीजिएगा तो जिस सब्जेक्ट पे, जो लैंग्वेज पे आपको कमांड हो उस पर ही इंटरव्यू दीजिएगा, भले आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। इंटरव्यूअर को आपकी स्किल्स देखनी है, ना कि आपकी लैंग्वेज। बहुत सारे स्टेट्स में जब होता है तो कंपनियां लिख के देती हैं, सपोज किसी को गुजरात में पोस्टिंग देनी है तो कंपनी हमेशा चाहेगी कि उसको गुजराती आनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। बंगाल में है तो बंगाली आनी चाहिए, बंगाल में बात कर सकते हैं, तो हमेशा उस कैंडिडेट को वेटेज दिया जाता है, ठीक है। अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, लेकिन अंग्रेजी यहाँ छोड़ गए। पूरे वर्ल्ड के अंदर से 5 देशों में अंग्रेजी बोली जाती, कहीं नहीं बोली जाती है। तो इसलिए उतना पीछे मत भागो कि अगर मेरे को अंग्रेजी नहीं आती तो तुम कमजोर कैंडिडेट हो, नो, राइट। तो अपने की वर्थ समझो। यहाँ जो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ विद माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, छोटी छोटी चीजें जो आपको बता रहा हूँ, आपकी मातृभाषा में बता रहा हूँ। मैं कॉन्वेंट का बैकग्राउंड है मेरे, मैं आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोल करके सारी जितनी भी टॉक है सब फ्लुएंट इंग्लिश में बोलूँगा, लेकिन आप समझ ना पाओ उससे मेरा मकसद क्या होगा, डिफीट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो उसी तरीके से इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप एक्सेप्ट करो जीवन में, सर माय कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज अ लिटिल वीक, बट if you are giving me an opportunity, if an opportunity is being given to me, then definitely I'll learn the art of English also. इस आपके अंदर एक भूख है, सीखना चाहते हो, सीखो। तो इंटरव्यूअर फिर आपसे हिंदी में बात करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स देखनी है, ना कि आपकी लैंग्वेज में। मेरी सफलता का बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो अगर मैं किसी मोहम्मद कस्टमर से मिलता हूँ तो मेरा उर्दू का बहुत अच्छा कमांड है, तो मैं उससे उर्दू में बात करने लगता हूँ। तो जो हमारे जो मैनेजर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे बात पूछता है, अरे ये क्या मोहम्मद है क्या, वो धोखा खा जाता है, क्योंकि हमें उससे बिजनेस लेना है। तो हम उसकी भाषा में वो कंफर्टेबल ज़्यादा होगा। अगर हम ईस्टर्न यूपी में जाएंगे तो हम वहाँ पर भोजपुरी में बोलने लगेंगे, तो वो समझेगा मेरे अपने ही साथी है, कहीं बाहर के नहीं है। तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, आप बस कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए। लैंग्वेज जो आती है बस उसको कमांड रखिए, उसको बोलिए, ठीक है। तो ये भी अपने दिमाग से भय हटा दीजिए कि आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। अरे खुद सोचो यार कि भाई जब तुम अब तक नहीं अंग्रेजी सीख पाए तो अगले 6 महीने में कैसे सीख जाओगे? फिर तुम्हारे पास बस यही काम है क्या कि बस अंग्रेजी सीखोगे तो बी फार्मा के एग्जाम कब दोगे, उसकी तैयारी कैसे करोगे, ठीक है। जब अब तक नहीं सीखी तो आगे जब आपको ऐसी एनवायरनमेंट मिलेगा तो अपने आप सीख जाओगे। जब हमारा एक लेबर, यूँ कह लीजिए कि धोबी है या कोई भी लेबर है, जब वो इंग्लैंड जाता है तो वहाँ अंग्रेजी बोलता है। एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते हैं, कितने दिन नहीं बोलोगे, अपने आप सीख जाओगे। तो उसी तरीके से जब आप कंपनी में जाओगे, जब आपको मेमो, जब आपको सर्कुलर्स, जब आपको सब कुछ इंग्लिश में आएगा तो आप उसी एनवायरनमेंट में काम करोगे, अपने आप सीख जाओगे। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं करने पड़ते। अपने वर्थ को पहचानो, ठीक है। अब और इंडस्ट्री क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है आजकल, बच्चों की सोच क्या होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी सुबह आपके डायरेक्टर सर से ही बात हुई थी, बच्चा क्या चाहता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
आज बी फार्मा करके निकले हैं, 40,000 रुपये की सैलरी मिल जाए, ऐसा तो कोई तरीका नहीं है, इम्पॉसिबल। तुम्हें खुद आता नहीं, अपेक्षा तो तुम अपने आप इतनी रख रहे हो। खुद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि एंटीबायोटिक माने क्या होता है, और तुम्हें चाहिए 40,000 सैलरी। ठीक है, मैं इसको दिल से मतलब नहीं कर, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने सीधे दोस्त बोला आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले स्वयं को डिजर्व करो, फिर डिजायर करो दूसरे से। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि ईश्वर ने, कुदरत ने कोई भी ऐसा शॉर्टकट मेथड बनाया ही नहीं भगवान ने। देखो एक किसान, जिसको बहुत इज्जत का बात होता है देश के अंदर, किसान और एक सैनिक, है ना। तो किसान जब बीज बोता है तो उसके पहले सोचो कितनी तैयारी करता है। पहले मिट्टी तैयार करता है, उसके अंदर गुड़ाई करता है, उसके अंदर खाद डालता है। जब मिट्टी बहुत अच्छी होती है फिर बीज बोता है, सीधा बीज तो नहीं बो देता। फिर पानी डालता है, फिर छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर किसान उसकी देखभाल करता है कि कहीं कोई भेड़ बकरी या कोई आकर के खा ना जाए, उसकी कितनी देख रेख करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी फसल बड़ी होती है, फिर उसके बाद उसमें पानी खाद सब देता रहता है, तब जाकर के एक दिन आता है कि वो कटाई करता है। तो ये प्रोसेस है। तो ईश्वर ने शॉर्टकट बनाया ही नहीं जीवन में, किसी के लिए नहीं बनाया। तो तुम फिर कैसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हो? ये मैं कॉलेज से निकलूं और रातों रात लूं, मेरे पास ऐसी बढ़िया जॉब आ जाए, इम्पॉसिबल, राइट। जो भी इंसान जिस मुकाम पर पहुंचता है वो बहुत मेहनत करके, घिस करके। दुनिया को लगता है कि अरे वाह क्या किस्मत है इस इंसान की, देखो भगवान ने इसको कितना कुछ दिया। तुम्हें उसके पीछे छुपी हुई उसकी मेहनत नहीं दिखाई देती है कि वहां तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया। ठीक है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कभी मत सोचो। चौथा जो प्रॉब्लम्स फार्मा इंडस्ट्री फेस करती है वो है रिटेन करना। कैंडिडेट्स क्या होते हैं? रोलिंग स्टोन होते हैं, राह चलता पत्थर होता है ना, उसको रोलिंग स्टोन बोलते हैं। आज आप गए कहीं किसी कंपनी को ज्वाइन किया और जो भी आपके मन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, तो किसी ने आपको 2,000 रुपये ज़्यादा दिया, भाग लिए, दूसरी कंपनी पहुंच गए। फिर किसी ने आपको फिर 2,000 रुपये ज़्यादा दिए, फिर तीसरी कंपनी पहुंच गए। तो ये रोलिंग स्टोन होते हैं। तो आप जिंदगी भर वहीं रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप अपना करियर शेप अप करने की जगह बिगाड़ दोगे। तो जिसके साथ, जिसने आपको ब्रेक दिया, तो आपकी वफादारी भी उसके साथ बनती है, क्योंकि आप एक रॉ थे, आपको कुछ नहीं आता था। कुछ सोचो कि उसने तुमको कितना बड़ा रिस्क लिया, तुमको पहले तो सेलेक्ट करके कितना बड़ा रिस्क लिया, फिर उसने तुम्हें एक रॉ को काम सिखाया, कितना तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जाते ही तो तुमने कंपनी को प्रोडक्टिविटी देना नहीं शुरू कर दी। 6 महीने तक तो तुमको वो सिर्फ तुम्हें सिर्फ इसलिए सैलरी दे रहा है कि कल को आने वाले कल में ये हमारे लिए प्रोडक्टिव साथ होगा। उसके पास हर कंपनी के लिए कितना बड़ा रिस्क फैक्टर चलता है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और रिस्क भी ले रहा है। और फिर आप 6 महीने बाद आपने अपने रीजंस बता करके, अपने मैनिपुलेटिव रीजंस बना करके आपने कंपनी को लेटर मेमो इशू कर दिया, लेटर डाल दिया कि सर 6 मंथ का नोटिस है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो ये एथिक्स नहीं है, ये अधर्म है। क्योंकि जिस कंपनी ने आपको सड़क से उठा करके जॉब दे करके आपको इस काबिल बनाया कि अब वक्त आया कि आप कंपनी को कुछ रीपे कर सकते हो, तो आप उसको रीपे करने की जगह आप कंपनी डिजाइन करके दूसरी कंपनी के पास जा रहे हो, सिर्फ किस लिए? चंद सिक्कों के लिए, 1,000-2,000 रुपए के लिए।
ऐसा मैं हमेशा हर बच्चे से कहता हूँ, ऐसा मत करो, क्योंकि क्या कल तुम अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा करोगे कि जिस माता पिता ने तुमको पाल पोस करके इस काबिल बना करके यहाँ पहुँचाया, कल को तुम फिर उनको भी छोड़ दोगे कि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं है। तो कंपनी क्या है? एक माँ है, घर में पालने वाली माँ, घर में पैदा करने वाली माँ, और यहाँ पर पालने वाली माँ, क्योंकि तुम्हारी कंपनी तुम्हें पाल रही है, तुम्हें सैलरी दे रही है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बना रही है, तुम्हारी टोटल पर्सनालिटी डेवलप कर रही है, तुम्हारी देख रेख कर रही है, तुम्हारे सुख दुख में खड़ी है, उस माँ की तरह जो तुम्हारी माँ घर पर है, तो तुम उसको तुम कर दो। तो ये चीज़ें जो है अपने अंदर, इसी को जैसे मैंने बताया, यही योग है, यही कर्म है, यही सत्कर्म है। तो वही इंसान हमेशा जीवन में सफल रहते हैं जो अच्छे इंसान होते हैं। तो हम हमेशा लोगों से कहते हैं अच्छा बर्गर बनने से पहले अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छे इंसान बन जाओगे तो दुनिया में तुम्हारे पीछे भागेगी। बिजनेस के लिए तुम्हें नहीं भागना पड़ेगा, बिजनेस तुम्हारे पीछे भागेगा, बिकॉज यू आर गुड। Now the next topic is how to finish interview skills required है आपसे। इसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे डायरेक्टर सर ने बताया कि कल आपका कैंपस इंटरव्यू भी है, तो आज का ये सेशन आपके लिए, क्योंकि अभी ताज़ा आपको याद रहेगा, कल आपके लिए फायदा हो जाएगा, राइट। इंटरव्यू नाम से ही लोगों को डर लगने लगता है। इंटरव्यू मीन्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आपके अंदर इनहिबिशंस होते हैं, बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, क्या होगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बताऊंगा और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या आपको आंसर देना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया, डिफरेंट उस सर्वे में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ली गई अमेरिका में, और उसमें क्वेश्चनेयर्स थे। उस स्टडी में ये प्रश्न पूछा गया बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से कि किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन किस आधार पे आप करते हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, किस आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किसी कंपनी में होता है। तो जो उसका रिप्लाई, मतलब जो उसका रिजल्ट जब कंपाइल किए गए उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसका जो मेन रिजल्ट आया कि 90% सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज के कारण होता है, वो है एटीट्यूड। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको यही नहीं मालूम होगा एटीट्यूड क्या है, तो बाकी आगे वाली सारी चीज़ें बेस है। ये बेस है, आगे हम कुछ भी बता दें आपके लिए निराधार है, कुछ नहीं होना, क्योंकि आपके जीवन में आपका सिलेक्शन ही होना है आपके एटीट्यूड पर। आपके समझिए 10% में मात्र कोई भी कंपनी, आप देखिएगा जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे, 10% में सिर्फ कंपनी क्या देखेगी, आपकी मार्कशीट, आपके स्कोर्स, आपकी नॉलेज, बस। क्योंकि कंपनी कहती है नॉलेज तो हम देंगे ना, कॉलेज से थोड़ी ना लेके आए हो, हमें मालूम है मेरे क्या प्रोडक्ट है, हमें मालूम है उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, हमें मालूम है कि आपको कहाँ प्रोडक्ट को प्लेस करना है, हमें मालूम है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो वो सब चीज़ तो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, तो कंपनी को आपकी नॉलेज से क्या लेना देना, वो सारी चीज़ें 10% आती है। कंपनी तो ये देखेगी कि आपका एटीट्यूड क्या है। आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे तो आपका काम के प्रति एटीट्यूड कैसे होगा, आप हमारे साथ कितने साल बिताओगे, आपकी वफादारी हमारे साथ क्या रहेगी, आप नौकरी समझ के काम करोगे या मालिक समझ के काम करोगे। मेरे पास जब भी कैंडिडेट आता है तो ट्रेनिंग में मैं हमेशा उसका एक ही चीज़ कहता हूँ, समझाता हूँ। देखो अगर टाइम्स में आ रहे हो, अगर लंबा करियर चाहते हो
तो ये ध्यान रखना, नौकरी समझ के मत करना, क्योंकि नौकर से नौकरी बनी। अगर तुम अपने आप को नौकर समझते हो यहाँ मत आओ, क्योंकि फिर तो तुम नौकरी से करने आए होगे, तो तुम नौकर हो। व्हाट द पॉइंट? तो मालिक बन के आओ। मालिक के और नौकर के एटीट्यूड में तो फर्क होता है ना, उसकी सोच में ही फर्क हो गया। मालिक बन के आए तो फिर ये ऐसे काम करोगे, मेरा काम है, फिर घड़ी में देख करके नहीं काम करोगे, फिर तो ये कहोगे मेरा काम है, मेरी कंपनी, मैं इसका मालिक अपने क्षेत्र का, या जो मुझे काम दिया गया फैक्ट्री में उसमें उसका मालिक हूँ, तो मुझे उस काम को इतना बेहतरीन करना है कि 100% देना है। तो ये फर्क होता है नौकर और मालिक, नौकरी में और मालिक के फर्क। काम वैसे करो कि ऐसे उस जो काम तुम्हें दिया गया उसके तुम ही करता हो, तुम ही मालिक हो, फिर देखो उस काम में कितना मजा आएगा। ठीक है? गोलगप्पे खाते हो कितना मजा आती है ना? चटकारे लेके खाते हो। उसी तरह काम भी करो चटकारे लेकर, पढ़ाई भी करो चटकारे लेकर, जो काम करो मस्ती के साथ करो, तो जो तुम्हें खुशी मिलेगी ऐसी खुशी नहीं मिलेगी कहीं, बोझ नहीं समझोगे जो भी काम करो। तो मैंने आपको रिजल्ट बताया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आपका सिलेक्शन 90% होना है एटीट्यूड के कारण। अब आप समझिए कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पुरानी कहावत सुनी होगी। फर्स्ट इंप्रेशन आपका इंटरव्यूअर के कैसे पड़ेगा बताइए, कोई बताइए है? देख के नहीं, एक और मौका देके बताइए जल्दी, नहीं हम आगे बढ़े, क्योंकि अदरवाइज बिल्कुल यहाँ